Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture. So in the last lecture we discussed about the views given by classical economists about aggregate demand and aggregate supply and the views given by Keynes about aggregate demand. अब उसके अंदर हमने ये देखा कि द क्लासिकल टू दैट द रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस लेवल ओके दे एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस लेवल एंड द रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव टर्म्स सो they said that there is a negative relation between price level and aggregate demand. If there is a fall in the price level in the economy, there is an increase in the level of aggregate demand. Number two, वो कहते हैं if there is a rise in the price level, there is a fall in the level of aggregate demand. बट केन्स जो है उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया इस बात को लेके कि जब इकोनॉमी के अंदर जो है डिप्रेशन आ रही होती है उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या होता है प्राइस लेवल जो है वो ऑलरेडी कम होता है तो पर उसके करके भी डिमांड नहीं बढ़ती क्यों नहीं बढ़ती क्योंकि जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है तो उस टाइम पे लोगों के पास इनकम नहीं होती तो वो प्राइस के कम होने पर भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज नहीं कर सकते सो क्या होगा केन्स के अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल रादर इट्स अ फंक्शन ऑफ income. Okay, so there is a positive relation between aggregate demand and the level of income. If there is a rise in income level, there is a rise in aggregate demand. If there is a fall in the level of income, there is a fall in the level of aggregate demand. सो अगर हम बात करें क्लासिकल्स की और बात करें हम एग्रीगेट सप्लाई के सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल देयर इज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं बढ़ सकता अब एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं बढ़ सकता तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी क्या हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है प्राइस लेवल बढ़ता रहे कम होता रहे उसका एग्रीगेट सप्लाई पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा ओके सो आज हम बात करते हैं केन्जियन व्यू ओके तो जो केन्जियन व्यूज रहेंगे दे आर अबाउट व्हाट दे आर अबाउट एग्रीगेट सप्लाई ठीक है तो आज हम बात करेंगे कि जो केन्स है वो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में अपने क्या व्यूज देता है तो केन्स कहता है कि एक्चुअली क्या होता है इकोनॉमी के अंदर ना कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता ही नहीं ये नहीं होता कि इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मेरा चैप्टर 1 के अंदर जो हमने लेक्चर दिया था अबाउट केन्जियन व्यूज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको याद हो तो हमने कहा था केन्स कहता है देयर इज ऑलवेज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी मतलब वो कहता है कि इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी सारे के सारे लोगों को काम मिला होगा वो कहता है ऐसा नहीं होता कभी भी हमेशा इकोनॉमी के अंदर क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है मतलब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्यों क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो क्या हैं जो अनएम्प्लॉयड है तभी तो हमने बोला देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर सारे लोगों को काम नहीं मिला हुआ अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं मतलब अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आप उसको बढ़ाएंगे अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा हाउस होल्ड सेक्टर से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम देगा अब ज्यादा कैसे दे पाएगा अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो हाउस होल्ड वाले क्या करते वो कहते ना जी हमारे पास और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं तो हम आपको ज्यादा कहां से दें हमारे पास जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है हम आपको ज्यादा दे नहीं सकते अब प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे नहीं तो प्रोडक्शन वो करेगा वहां से पर केन्स कहता है कि ना देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर वाले कहते हैं कि किसको प्रोडक्शन सेक्टर को कि भाई साहब अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हमने अभी तक काम नहीं दिया है जिनको आपने काम नहीं दिया है जो अभी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं
अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप उनको काम दे सकते हैं, आइए ले जाइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगा, उसको बोलेगा देख भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दे, तो चल के प्रोडक्शन करवाए इनसे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो बढ़ सकती है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक, तो अब अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स कहता है कि सबसे पहले तो क्या करो, एम्प्लॉयमेंट वाला कॉलम बना लो। बना लिया, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, यहां पे बना लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं जो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था। केन्स कहता है आपने किसी बंदे को काम नहीं दिया तो जीरो। यहां पे हम एम्प्लॉयमेंट लिख लेते हैं इन लैख। ठीक, तो यहां पे एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी आपकी, आपने किसी बंदे को काम नहीं दिया, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल जीरो। जब आपने किसी को काम ही नहीं दिया तो प्रोडक्शन कितनी होगी, जीरो। अगर प्रोडक्शन जीरो होगी तो सप्लाई भी कितनी होगी, जीरो। तो केन्स कहता है सबसे पहले तो यहां से शुरुआत करो भी। अगर आपने प्रोडक्शन करानी है तो प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लेने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कहां से कराएगा, तो प्रोडक्शन जीरो। अगर प्रोडक्शन ही जीरो है तो फिर सप्लाई कहां से करेगा, तो सप्लाई भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अब क्या हुआ, अब उसने 10 लाख लोगों को काम दिया, ठीक हो गया। अब 10 लाख लोगों को काम दिया तो अब क्या होगा, अब याद करो हमारा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई, इनकम क्या है, सिनोनिम्स है। तो अगर 10 लाख को काम मिलेगा तो यहां पे सप्लाई भी कितनी हो जाएगी, 10। ठीक, अब आपने एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाया 20, तो सप्लाई कितनी, 20। क्योंकि केन्स हमेशा शॉर्ट रन को लेके चलता है। नंबर 2, वो ये मान के चलता है कि लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर ऐसा फैक्टर होता है जो चेंज हो सकता है, बाकी चेंज नहीं हो सकते। मतलब जब वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो वो सिर्फ लेबर की बात कर रहा है। अगर लॉन्ग रन में होता, बाद में केन्स भी क्रिटिसाइज हुआ इस बात को लेके, वो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि केन्स क्या करता है। अब केन्स ने क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या करते हैं, सिर्फ लॉन्ग रन की बात करते हैं। तो लोगों ने केन्स को क्रिटिसाइज किया, भाई अगर भैया वो सिर्फ लॉन्ग रन की बात करते हैं तो आप सिर्फ शॉर्ट रन की बात करते हो, आप लॉन्ग रन की बात क्यों नहीं करते, साथ में आप दोनों की बात करो। तो बाद में जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों की बात की। तो केन्स कहता है शॉर्ट रन में क्या है, सिर्फ लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके करके होगी, लेबर करके होगी। जितनी लेबर बढ़ाते जाओगे एग्रीगेट सप्लाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या हुआ, आपने 30 लोगों को काम दिया, 30 लाख को, तो सप्लाई 30, 40 को काम दिया तो 40, 50 को काम दिया तो 50। अब सपोज करो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर 50 लाख लोग थे जिनको आपने काम देना था। अगर आपने 50 लाख को काम दे दिया, अब आया आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब समझ में आया, जो क्लासिकल है ना, क्लासिकल वो शुरुआत ही यहां से करते हैं। वो कहते हैं कि शुरू से ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर। केन्स कहता है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे काम दे दे के ऐसी सिचुएशन आएगी जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ये नहीं है कि शुरू से मान लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है जी, सारे लोगों को काम मिला हुआ है, ये ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब यहां पे जाके फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब अगर आप और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना चाहते हो, अब आप नहीं बढ़ा सकते, कैसे, अब यहां पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल 50 पे फिक्स, तो यहां पे सप्लाई का लेवल भी 50 पे फिक्स। अब यहां पे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज नहीं हो सकता तो यहां पे सप्लाई का लेवल भी चेंज नहीं हो सकता। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे बनेगी जरा समझिए। अब क्या होना है कि अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर मैं ले लेता हूं एक चीज जिसको बोलता हूं एएस, एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई बोलो के इनकम बोलो के आउटपुट बोलो के एम्प्लॉयमेंट बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सोचना, आपको एक चीज बड़ी ब्लंडर लगेगी यहां पे कि मैं वाई एक्सिस पे क्या लेने वाला हूं। मैं वाई एक्सिस पे लेने वाला हूं एग्रीगेट डिमांड। ये देखो
अब ये एग्रीगेट डिमांड कहां से आ गई? केन्स कहता कि इकोनॉमी के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अभी समझने वाले हैं। केन्स कहता कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कितनी सप्लाई करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और ये केन्स की बहुत सही बात है जो उसने बोली। वो कहता है जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कितनी सप्लाई करेगा, वो कहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है। वो कहता है अगर मान लो डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में तो सप्लाई करके क्या करेगा? जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, केन्स कहता कि इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर अभी स्टिल देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैसे? वो कहता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, मतलब सारे के सारे लोगों को काम नहीं मिला हुआ, हमारे पास कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब हमारे पास अभी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि अगर डिमांड बढ़ी हम क्या करेंगे? जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनको काम पे लगा देंगे तो क्या होगा? काम मिल जाएगा, तो काम मिलेगा तो वो प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर। केन्स कहता कि हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उनको काम मिलता जाएगा, वैसे वैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? वो परफेक्टली इलास्टिक है। केन्स कहता जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली पूरी की पूरी। इलास्टिक क्या होता है? फ्लेक्सिबल। इलास्टिसिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी। केन्स कहता एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है। फुली फ्लेक्सिबल का मतलब भी जितनी एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही चेंज होगी। मतलब अगर सोचो, मान लो मैं कहूं कि डिमांड हो गई डबल, ठीक? डिमांड जितनी पहले थी वो हो गई डबल, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की, सप्लाई हुई 1.5 टाइम। जैसे शुरुआत में यहां पे लिखो एग्रीगेट डिमांड, यहां पे लिखो एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड थी 10, सप्लाई थी 10, बराबर। डिमांड हो गई 20, सप्लाई हो गई 15। अब क्लासिकल कहते हैं, वो तो कहता है सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, पर केन्स कहता ना सप्लाई बढ़ सकती है। तो मैंने यहां पे क्या किया? डिमांड बढ़ाई, सप्लाई बढ़ाई। अब देखो यहां पे क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड 20 है, सप्लाई 15 है, मतलब डिमांड हो रही है 20 चीजों की पर सप्लाई है 15 चीजों की, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। पर अगर सपोज करो यहां पे ये 15 ना लिख के यहां पे भी 20 लिख देता, भी अगर डिमांड डबल हुई तो सप्लाई भी डबल हुई तो क्या प्राइस बढ़ते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई उतनी बढ़ गई, तो इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यही बात केन्स कहता है। वो कहता है जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है तो जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही बढ़ जाएगी। सो प्राइसेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। कैसे? देखते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम बना रहे हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहां पे वैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड है 0, तो मैं 0 से शुरू करने वाला हूं। इकोनॉमी के अंदर डिमांड है ही नहीं, अगर डिमांड है ही नहीं, डिमांड 0 है तो सप्लाई भी कितनी होगी? 0। जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन जो है सेक्टर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा? तो सप्लाई कितनी होने वाली है? 0। अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड हुई 10, तो पहले ध्यान रखना, पहले एग्रीगेट डिमांड लेनी है, जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई होनी है। तो पहले डिमांड देखना है फिर सप्लाई देखना है, मतलब पहले जाना है वाई एक्सिस पे उसके बाद जाना है एक्स एक्सिस पे। तो अगर डिमांड हुई 10 तो सप्लाई भी होगी 10, तो आप होंगे इस पॉइंट पे। डिमांड 20 हो गई तो सप्लाई भी 20 हो जानी है, तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। डिमांड 30 हो गई तो सप्लाई भी 30 हो जानी है, तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। ओके,
अगर डिमांड 40 हो गई तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली सप्लाई भी कितनी हो जानी है 40, तो अब इस पॉइंट पे आ जाओगे। अगर डिमांड 50 हो गई तो सप्लाई भी 50 हो जानी है, तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। तो इसका मतलब ये बनेगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व जो जा रही है अपवर्ड। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, सो जितने लोग अनएम्प्लॉयड थे अकॉर्डिंग टू केन्स, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो क्या होगा, उनको काम मिलेगा, तो क्या होगा, काम मिलेगा तो वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। सो केन्स मान के चलता है कि अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो हम जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको काम देंगे, उनसे प्रोडक्शन करवाएंगे, सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। क्लासिकल कहते थे कि ना, सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो वर्टिकल है, सप्लाई तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, प्राइस जितना मर्जी बढ़ता जाए चेंज नहीं होने वाली। केन्स कहता है ना, ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। तो देख लो, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है। दूसरी बात, केन्स कहता है एग्रीगेट डिमांड परफेक्टली, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी। मतलब जितना हम y एक्सिस पे जाएंगे उतना ही x एक्सिस पे जाएंगे, मतलब y एक्सिस और x एक्सिस का प्रोपोर्शन, रेशो सेम। तो ये जो कर्व बनेगी ना, ये वाली कर्व जो बन रही है वो 45 डिग्री पे बनेगी। पर साथ में साथ केन्स एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई आप बढ़ा सकते हो। देखो हम बढ़ा रहे हैं, पर वो कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ाने का भी एक लिमिट होगा। अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, अब ये तो यहाँ पे हम मैंने 50 लिया है, 50 इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है इकोनॉमी के अंदर, कहते हैं उसके बाद आपकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे 60 हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी सप्लाई भी 60 होगी। क्यों? इसके बाद जाके सप्लाई ने क्या हो जाना है, कांस्टेंट। सो दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब केन्स के ध्यान से समझिए, जो क्लासिकल हैं जब वो एग्रीगेट सप्लाई बनाते हैं तो वो सीधा ही वर्टिकल बना देते हैं। केन्स कहता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व सीधी ही वर्टिकल नहीं होगी, सप्लाई कर्व पहले से ही कांस्टेंट नहीं होगी। सप्लाई कर्व ये नहीं है कि शुरू से ही मतलब हमने फिक्स मान लिया, ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब अपवर्ड जाएगी। ये देखो, ये पहले जा रही है अपवर्ड, अपवर्ड गई 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 यहां तक पहुंच गई। अब अगर यहां तक पहुंच गई तो क्या होगा, यहां पर जाकर इस पॉइंट पे इकोनॉमी में आ जाएगा एफ, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा उसके बाद कांस्टेंट होगी। जो क्लासिकल हैं वो पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलते हैं, तो उन्होंने सीधा ही वर्टिकल बना दिया। केन्स कहता है ना, ऐसा नहीं होगा, पहले अपवर्ड होगी, अपवर्ड होने के बाद वर्टिकल होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई गिवन बाय केन्स। अब कैसे, अब अगर हम इसकी जो सप्लाई कर्व है अगर हम उसको बिना टेबल और बिना पॉइंट्स के बनाएं तो हम वो भी बना सकते हैं। कैसे बनेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर x एक्सिस y एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये y एक्सिस ले लिया, ये हमने x एक्सिस ले लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या करना है, इधर हमने लेना है एग्रीगेट डिमांड, ओके, इधर हमने लेना है एग्रीगेट सप्लाई। तो पहले तो जो कर्व निकलेगी जीरो से निकलेगी, क्योंकि अगर डिमांड जीरो तो सप्लाई जीरो। उसके बाद जो कर्व निकलेगी ये गई अपवर्ड है और ये निकलेगी 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि जितनी एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी इस साइड में उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी इस साइड में। अगर यहां पर जाकर मैं बोलूं कि यहां पर जाके आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, सपोज करो आपकी इकोनॉमी के अंदर ON लोग थे जिनको आपने काम देना था, दे दिया। अब अगर ऐसा आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सो योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व लुक्स लाइक दिस। दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। पहले क्या है, 45 डिग्री पे अपवर्ड है, ऊपर जा रही है, परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद क्या हो जाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब यहां पर दिस पॉइंट शोज the level of full employment in your economy. So this is a concept of aggregate supply given by Keynes. Okay? So अब हम बात करते हैं
केन्जियन एनालिसिस की भी। अब केन्स का अगर एनालिसिस होगा तो वो कैसे होगा? केन्स कहता है कि अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है, सो केन्स के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? हमने बात की थी कि वैसे जो एग्रीगेट डिमांड है वो होती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। पर केन्स ने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया C प्लस I। मतलब जो C था उसमें सबका उसने कंजम्पशन ले लिया, I में सबका इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब हमने केन्स के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है, ठीक? We want to measure the level of aggregate demand in the economy। तो अब वो कैसे होगा? अब केन्स कहता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो किसके बराबर है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इकोनॉमी के अंदर जितनी भी आपकी कंजम्पशन डिमांड है, या आपका इकोनॉमी के अंदर जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्लस आई क्या है? आई इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम क्या करें, इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट कर लें, उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट कर लें, तो क्या होगा? हमें इकोनॉमी के अंदर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो पता लग जाएगा। मतलब हमें टोटल डिमांड का पता लग जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का पता लग जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हम एग्रीगेट डिमांड को तब तक मेजर नहीं कर सकते जब तक हम क्या करें, हम कंजम्पशन को ना मेजर करें और इन्वेस्टमेंट को ना मेजर करें। तो जब तक हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को पहले क्या करेंगे, अब केन्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम मेजर करेंगे सी यानी कि कंजम्पशन, फिर हम मेजर करेंगे आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करेंगे, सी और आई दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें एग्रीगेट डिमांड जो है उसका पता लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सिर्फ सी की बात करते हैं, फिर सिर्फ आई की बात करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और एग्रीगेट डिमांड का पता लगाएंगे। तो हम बात करते हैं पहला कॉन्सेप्ट केन्स के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड का, व्हिच इज कंजम्पशन। तो अब हम जो अगले कुछ लेक्चर्स लगाएंगे वो इसी चीज पे लगाएंगे कि कंजम्पशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन। अगर हमने कंजम्पशन समझना है तो उसके लिए इट्स नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सो अब जो कंजम्पशन फंक्शन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है कंजम्पशन और एक है फंक्शन। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हर एक चीज को उसके नाम से पकड़ेंगे, ठीक? हम कंजम्पशन अलग कर देते हैं, फंक्शन अलग कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा, ठीक? तो पहले बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन की, कि कंजम्पशन क्या है। अब ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में किया था कि व्हाट इज कंजम्पशन। हमने कहा था कंजम्पशन मीन्स टू यूज द थिंग्स। याद कीजिए, कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने कहा देयर आर 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस। देयर आर 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कंजम्पशन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमने ये भी बात की थी कि माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर ना बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। माइक्रो के अंदर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस। मैक्रो के अंदर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। सेम डिफरेंस इज इन द लेवल, कि माइक्रो के अंदर जब हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे उसका जो लेवल होगा वो होगा इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो के अंदर क्या होगा, इकोनॉमी लेवल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़नी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स कर दोगे, माइक्रो और मैक्रो हैं, तो दोनों इकोनॉमिक्स ही ना, तो पढ़ी तो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी, सिर्फ दोनों का लेवल अलग हो जाएगा कि एक में हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, एक पे हम इकोनॉमी लेवल पे पढ़ेंगे। तो अब हमने जो कंजम्पशन देखना है ना वो इकोनॉमी लेवल पे बात करनी है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो कंजम्पशन इज व्हाट? कंजम्पशन मींस टू use the things, not to eat the things।
चीजों को खाना वो कंजम्पशन नहीं होती है, चीजों को यूज करना कंजम्पशन होती है। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। लाइक अभी मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो मैं क्या क्या चीजें यूज कर रहा हूं। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा ना इस मार्कर से, तो मैं बोलूंगा मैं मार्कर को यूज किया। अब मार्कर को यूज किया किस पे, बोर्ड पे, तो साथ में बोर्ड भी यूज हो गया, तो बोर्ड की कंजम्पशन हो रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है कैमरा पे, तो मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैंने शर्ट पहनी हुई है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। मैंने स्पेक्स लगाई हुई है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मैं बहुत सारी चीजों को यूज कर रहा हूं। सो आई एम कंज्यूमिंग दिस थिंग्स। सो कंजम्पशन मीन्स टू यूज द थिंग्स। अब हम चीजों को यूज क्यों करते हैं। अब सोचो कि इस टाइम पे मैं ये मार्कर क्यों यूज कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मुझे मार्कर की जरूरत है। अगर मार्कर नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा किससे, ठीक है। तो हम हमेशा उन्हीं चीजों को कंज्यूम करते हैं या उन्हीं चीजों को यूज करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, ठीक। अब मुझे इस चीज की जरूरत थी तो मैंने इसको यूज किया। जब मैंने यूज किया तो क्या हुआ, मेरी नीड फुलफिल। जब मेरी नीड फुलफिल हुई तो क्या हुआ, मुझे मिली सेटिस्फैक्शन। सोच के देखो, आपको एक चीज की जरूरत थी, आपने उस चीज को यूज कर लिया, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर जरूरत पूरी हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो द बेसिक पर्पस बिहाइंड कंजम्पशन इज टू गेट सेटिस्फैक्शन। हम जब भी कंजम्पशन करते हैं उसके पीछे हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू गेट सेटिस्फैक्शन। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा उसके पीछे उसका मेन पर्पस क्या होगा, टू गेट प्रॉफिट। हमारा पर्पस क्या होगा, बिकॉज वी आर रिलेटेड विद द हाउस होल्ड सेक्टर, हमारा पर्पस होगा कि हम चीजों को क्या करें, यूज करें। यूज करके अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करें। तो उससे क्या होगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो वी फील गुड। सो कंजम्पशन मीन्स टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना, कंजम्पशन सिर्फ गुड्स की नहीं होती, कंजम्पशन सर्विसेज की भी होती है। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। मैं लेक्चर में आपको क्या हाथ में कुछ दे रहा हूं क्या, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, हमें अपनी सर्विसेज देता है। हम लॉयर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, हमें अपनी सर्विसेज देता है। तो जो हम कंजम्पशन करते हैं वो सिर्फ गुड्स की नहीं करते, वो हम सर्विसेज की भी करते हैं। अब मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया, मैं ठीक हो गया, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। तो जो कंजम्पशन है वो सर्विसेज की भी होती है। जब हम किसी की सर्विसेज कंज्यूम करते हैं और अगर वो हमारा पर्पस सॉल्व कर देती हैं, हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, अगर तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। तो कंजम्पशन जो है उसका पर्पस क्या होता है, सेटिस्फैक्शन लेना। सुनाओ, कंजम्पशन इज क्लियर। नंबर टू जो हमारे पास आता है हम उसको बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन याद कीजिए, हमने कहा था एक ऐसी टर्म होती है जो क्या करती है, जो रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक। अब ये एफ जो है वो क्या है, ये फंक्शन है जो क्या दिखाएगा, जो डिपेंडेंसी दिखाएगा किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मतलब जो ये दिखाएगा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आया तो उसके करके क्या होना है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज समझाई थी कि जिस भी चीज के साथ फंक्शन वर्ड लग गया वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जिसके साथ भी हम फंक्शन लगाते हैं वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब हमने फंक्शन किसके साथ लगाया, कंजम्पशन के साथ, तो कंजम्पशन हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं इसको डिपेंडेंट की जगह पे लिख देता हूं, साथ में मैंने एफ लगा दिया, फंक्शन, ठीक। तो कंजम्पशन अगर मैं यहां पे लिखा तो मेरी कंजम्पशन जो है वो क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरी कंजम्पशन डिपेंड करती है। अब सोचो,
मैं कितनी चीजें कंज्यूम करूंगा, मैं कितनी चीजें यूज करूंगा, ये किस पे डिपेंड करता है। अब ये मत कहना कि ये तो मेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है। टेस्ट को बोलूं तो मैं बोलूं कि बुद्धू जी मुझे तो ना डोमिनोज का पिज्जा अच्छा लगता है, पर मेरे पास पैसे नहीं है डोमिनोज का पिज्जा खरीदने के लिए ना, तो फिर मेरी टेस्ट उस पर तो मेरी कंजम्पशन डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसके लिए तो पैसे चाहिए। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर हमारी कंजम्पशन डिपेंड करती है, दैट इज आवर इनकम। सो अब क्या हुआ, जो इनकम है वो बन गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंजम्पशन बन गई आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो क्या होगा, आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है, कंजम्पशन फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन consumption and level of income, in which consumption is a dependent variable and income is a independent variable. When there is a certain change in income, there is definitely a change in consumption and there is a positive relation between the two. When there is an increase in income, there is an increase in consumption. When there is a decrease in income, there is a decrease in consumption. तो consumption function क्या करता है, वो consumption और income के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है, जिसमें कंजम्पशन जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इनकम में कोई चेंज आया तो कंजम्पशन में चेंज आएगा ही आएगा। आप खुद सोच लो, अगर आपकी इनकम में चेंज आ जाता है तो आप अपनी कंजम्पशन में चेंज लाते हो ना, तो वैसे इकोनॉमी में होता है। अगर हमारी इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो के हिसाब से बढ़ रहा हूं इसको, अगर हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल चेंज हो जाए, मतलब हमारी नेशनल इनकम चेंज हो जाए, तो क्या होगा, हम लोगों की कंजम्पशन चेंज हो जाएगी। तो कंजम्पशन क्या है, डिपेंडेंट है, और इनकम क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज ओनली अ प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन। ये अभी स्टार्टिंग है कंजम्पशन फंक्शन का, इसको हम और डिटेल के अंदर देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।